तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किए जाने वाले दो बड़े और महत्वपूर्ण मिसाइलों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला तो डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि ये भारत के द्वारा लड़े गए भविष्य के लड़ाई के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जबकि दूसरा बड़े और महत्वपूर्ण मिसाइल है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल, जो की डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट 75 मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो दोस्तों दोनों मिसाइलों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही के जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई है वो एक तरीके से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर लगभग सभी देशों को फिर से एक बार सोच विचार करने पे मजबूर कर दिया है। इस लड़ाई में रशिया के सबसे अधिक एयरक्राफ्ट तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के ही चपेट में आया। बेसिकली इसमें अमेरिकी मेड स्टिंगर और रशियन ईगला जैसे सिस्टम शामिल है। और दोस्तों ये दोनों ही सिस्टम लगभग 3 से 4 दशक पुराने सिस्टम है और आप समझ सकते होंगे कि अगर इन दोनों सिस्टमों के जगह में कोई अपग्रेडेड और नया जनरेशन के सिस्टम होता तो एयरक्राफ्टों के नुकसान कितना अधिक होता। तो इस तरीके के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली 10,000 से लेकर 15,000 के फीट के ऊंचाई में काम करता है, जो कि हेलीकॉप्टरों के खिलाफ एक परफेक्ट हथियार तो है, लेकिन मॉडर्न एयरक्राफ्टों के खिलाफ ये सही ढंग से काम नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल के एयरक्राफ्ट करीबन 40,000 फुट या फिर उससे भी अधिक ऊंचाई में उड़ान भरता है। पर रशिया के मामले में ये पूरा उल्टा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि रशिया के पास प्रिसिजन गाइडेड हथियारों के कमी होने के कारण रशियन एयरक्राफ्टों को काफी लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करना पड़ रहा है, ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के ऊपर हमला बोला जा सके। पर दोस्तों यही कारण से रशियन एयरक्राफ्ट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के चपेट में भी आ रहा है। खास करके रशियन सुखोई Su-25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और सुखोई 35 जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जो कि रशिया के एयरफोर्स के बैकबोन के रूप में भी पहचाना जाता है। और दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि ये मैन पोर्टेबल हथियारों के चपेट में तो रशिया के एडवांस हेलीकॉप्टर्स भी आ रहा है, जिनमें KF-52 Mi-25 जैसे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। पर ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के कारनामे हैं, ये लड़ाई के शुरुआती दिनों में एक तरीके से इतना बेहतर नहीं था। पर लड़ाई जितना तेज होता जा रहा है और जितना आगे बढ़ता जा रहा है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के कारनामे भी उतना बढ़ते जा रहा है। दोस्तों इस तरीके के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों के कारनामे को देखते हुए अब दुनिया के लगभग हर एक देश फिर से एक बार ऐसे हथियारों के ऊपर सोच विचार कर रहा है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के जगह में मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टमों का डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि दुनिया का एक ऐसा पहला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो अन्य एयर डिफेंस मिसाइलों के नेटवर्क के साथ डायरेक्टली लिंक्ड में रह सकेगा, वो भी डेटा लिंक का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक तरीके से ऐसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टमों को अन्य एयर डिफेंस सिस्टमों के नेटवर्क एनवायरनमेंट में एक साथ काम करने का अवसर देगा और ऐसे नेटवर्क एनवायरनमेंट में रह के ये और भी बेहतरीन ढंग से काम कर सकेगा। और दोस्तों इसी कारणों की वजह से अब ये डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टमों को नेक्स्ट जनरेशन के वॉरफेयर में एक गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा है। इसे गेम चेंजर कहने के पीछे केवल मात्र नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम करने का इसका क्षमता को ही जांचा नहीं जा रहा है, बल्कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे हथियार होगा जो छुप के दुश्मन के ऊपर वार करने के साथ साथ ऐसे क्षेत्र में भी काम कर सकेगा जहां पे दुश्मन एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम कार्यरत हो सकता है। दूसरी तरफ इसके पास खाली दुश्मन के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों को ही तबाह करने का क्षमता नहीं, बल्कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से स्टैंड ऑफ मिसाइलों को जैसे क्रूज मिसाइल और हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बर एयरक्राफ्टों से दागे जाने वाले बॉम्ब को भी मार गिराने का क्षमता होगा। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हर तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। बेसिकली ये एक बैटलफील्ड वेपन है और इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल ऐसे एनवायरनमेंट में सबसे बेहतर होगा जहां पे तेज रफ्तार से लड़ाई चल रहा हो। पर इंडिया को इसके साथ साथ अपने मीडियम, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात करना आवश्यक होगा, ताकि हर तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया सके। ऊपर से ऐसे मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम नेटवर्क एनवायरनमेंट में इन सभी मिसाइलों के साथ एकत्रित रूप में इस्तेमाल हो सकता है बोल के इसका कॉम्बिनेशन ही सबसे बड़ा सोल्यूशन होगा। और दोस्तों भारत के ऐसे अन्य मिसाइल जिसके साथ ये मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम काम करेगा वो असल में आकाश एनजी और MR SAM जैसे मिसाइल होगा। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा हिस्सा मतलब डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइलों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की तरफ से प्रोजेक्ट 75 क्लास सबमरीन मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों के लिए एक नया सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल SLCM का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि सबमरीनों के टॉर्पेडो ट्यूबों के द्वारा ही दागा जा सकेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मिसाइल का 2 वेरिएंट हो सकता है, जिनमें एक वेरिएंट तो एंटी शिप वेरिएंट होगा जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल होगा, जबकि दूसरा वेरिएंट लैंड अटैक वेरिएंट होगा जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर का इस्तेमाल होगा। पर मिसाइल में टर्मिनल गाइडेंस के लिए डिजिटल सीन मैचिंग एरियल कोरिलेटर जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन ये भी है कि यह मिसाइल प्रोजेक्ट 75 I क्लास के सबमरीनों में भी इस्तेमाल हो, जबकि रिपोर्ट
रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I के तहत ऐसे सबमरीनों को हासिल करना चाहता है जो कम से कम ऐसे करीबन 12 एंटी शिप और लैंड अटैक कैपेबिलिटी वाले मिसाइलों को कैरी कर सके। जबकि दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों में जहां पे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को चाहता था, तो वहीं पे अब वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को लेके पुनर्सोच विचार किया जा सकता है। और इसके पीछे डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ये सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल एक कारण हो सकता है। दोस्तों दुनिया में जितने भी सबमरीन में टॉर्पेडोज का इस्तेमाल होता है उनमें ज्यादातर टॉर्पेडोज का साइज 21 इंच या फिर कहे तो 533 मिलीमीटर का होता है और इसमें टॉर्पेडो का लंबाई भी करीब करीब 8 मीटर के आसपास होता है और इस वजह से टॉर्पेडो लॉन्च मिसाइलों का आकार भी इतना ही होना आवश्यक है। और दोस्तों ज्यादातर सबमरीन लॉन्च मिसाइलों को टॉर्पेडो ट्यूब से ही दागे जाने के लिए तैयार किया जाता है, पर वहीं पे अगर मिसाइलों के आकार थोड़ा बड़ा हुआ या उसके डायमीटर थोड़ा अधिक हुआ तो ये टॉर्पेडो ट्यूब से दागा नहीं जा सकते और इसी वजह से वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को एडॉप्ट किया गया है, जिससे खाली आकार में बड़े मिसाइलों को ही नहीं दागा जा सकता है बल्कि रफ्तार में अधिक, रेंज में अधिक और अलग अलग प्रोपल्शन पैकेज के साथ अलग अलग पेलोड के मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। दूसरी तरफ वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्विक सैल्वो अटैक, मतलब ऐसे सिस्टमों के साथ लैस सबमरीनों का इस्तेमाल दुश्मन के पानी के क्षेत्र के अंदर भी किया सकता है और तेज रफ्तार से यहाँ से मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों बेसिकली वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के साथ तैनात सबमरीनों के पास करीब करीब 10 से 12 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम हो सकता है जो 1 से 2 मिनट के अंदर ही सभी के सभी मिसाइलों को दाग सकता है और फिर उसके बाद दुश्मन के क्षेत्र के अंदर से इतना तेज रफ्तार से बाहर आ सकता है कि दुश्मन को उन सबमरीनों को अपने क्षेत्र के अंदर ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से लैस सबमरीन का यही बेनिफिट तेज रफ्तार में उसके डिप्लॉयमेंट और तेज रफ्तार से उसे हमला करके वापस आने में भी मदद करता है, जबकि टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्च मिसाइलों को दागने के बाद फिर उसे रिलोड किया जाता है और इस वजह से एक साथ कुछ ही मिसाइलों को ही दाग पाना संभव है। दोस्तों भारत के बेड़े को अगर देखा जाए तो भारत के पास 2 इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल है जिनमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वर्जनों को लेकर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसे शायद पहली बार प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों में ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के सबमरीन लॉन्च वर्जनों को साल 2013 में ही पहली बार टेस्ट कर लिया गया था और तब से यह मिसाइल इंडियन नेवी के सबमरीनों में डिप्लॉयड होने के लिए तैयार है, पर इसके डायमीटर थोड़ा अधिक होने के कारण इसे इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग सबमरीनों के टॉर्पेडो ट्यूब से दागा जाना पॉसिबल नहीं है। इवन इस तरीके के मिसाइल शायद ही कभी टॉर्पेडो ट्यूब से दागा जाए। बेसिकली ऐसे मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों से ही दागा जाना पॉसिबल है और डीआरडीओ के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है 40 से 50 मीटर के गहराई से भी दागा जा सकता है। फिलहाल दोस्तों वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम प्रोजेक्ट 75I में अगर होगा तो शायद प्रोजेक्ट 75I ही पहला ऐसा सबमरीन हो जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो। जबकि दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इंडिया अपने नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का भी डेवलपमेंट कर रहा है और दोस्तों नो डाउट इस सबमरीन में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल तो आवश्यक होगा। जबकि रशिया की तरफ से भी प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन के ऑफर के तहत जो अमूर क्लास के सबमरीनों के पेशकश किया गया था उसमें भी रशिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों को इंटीग्रेट करने का ऑफर किया गया है और रशिया का कहना यह है इन सबमरीनों में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों को भी तैनात करके भारत को दिया जा सकेगा। दोस्तों अगर भारत के द्वारा अपने सबमरीनों के लिए इंडिजीनियस मिसाइल तैयार किया जा रहा है, चाहे वो टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्च मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल हो, ये खाली भारत के लिए इंपोर्ट कॉस्ट को ही नहीं घटाएगा बल्कि समय पड़ने पे आवश्यक हथियारों के अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाएगा। दूसरी तरफ जब भविष्य में सबमरीनों को या फिर मिसाइलों को अपग्रेड करने का आवश्यकता होगा तब भी ऐसे इंडिजीनियस मिसाइलों के कारण इसमें भारत को ज्यादा कुछ मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों जिस तरीके से डीआरडीओ मिसाइलों के डेवलपमेंट में बीते कुछ सालों में एक के बाद एक बेहतरीन अचीवमेंटों को हासिल किया है, इससे हम आसानी से कह सकते हैं कि डीआरडीओ के ये दोनों ही प्रोजेक्ट है, मतलब मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम हो या फिर इंडिजीनियस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल हो, दोनों ही जल्द ही हकीकत का रूप लेगा और खाली हकीकत का रूप नहीं लेगा बल्कि दुनिया के सामने ये भी दिखाएगा कि डीआरडीओ की कैपेबिलिटी असल में है कितना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।